हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या कुछ सूरत हाल वहाँ सियासी है, और अब जिस तरह से कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स को डिटेंशन से छोड़ा गया है, उसके बाद वहाँ एक सियासी सरगर्मी नजर आ रही है, जिसमें गुपकर अलायंस के नाम से जो फारूक अब्दुल्ला के का जो रेजिडेंस है वो गुपकर एक इलाका है श्रीनगर में। वहां एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद वहां कुछ सरगर्मियां नजर आ रही हैं। इस पर बात करेंगे, और इसके अलावा आज के इस एपिसोड में पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान की हुकूमत ने एक प्रोविजनल स्टेट के तौर पर उसको कायम किया है, और उसके अलावा वहाँ असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। इन तमाम हालात और उसके साथ साथ हमारे सामने चीन की तरफ से जो इनकर्जन है भारत में, जिसमें खुल करके बात हो ही नहीं पा रही कि कितनी भारत की जमीन चीन के फौजियों ने अपने कब्जे में ली है। इस सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं सज्जाद हुसैन करगिली साहब, करगिल से, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में इस वक्त है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये गुपकर जो प्रोसेस एक तरह से शुरू हुआ है, आप हाल के दिनों में श्रीनगर भी गए थे और उनका एक डेलीगेशन खुद लद्दाख करगिल भी विजिट किया है। आखिर क्या कुछ है, क्या देख रहे हैं आप इस सब में? क्या वाकई आर्टिकल 370 की वापसी के लिए जो ये इत्तेहाद बना है, इसे कोई कामयाबी मिलेगी? क्या आवाम का सपोर्ट इन्हें मिल रहा है? क्या सूरत हाल है? जी, काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात या जो यहाँ के हालात हैं वो आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ और बयान कर सकूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 अगस्त 2019 को जब रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने की बात चल रही थी, तो उस वक़्त गुपकार, जैसे कि आपने बताया, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का जो घर है, रेजिडेंस है, उस मुकाम पर जो है वो एक लोगों का एक एक मीटिंग हुई तमाम लीडर्स की, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उस टाइम जे के पीसी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सजाद गनी लोन साहब की पार्टी, फिर शाह फैसल साहब और भी बहुत सारे लोग उस एलामिया के दौरान उस मीटिंग में शरीक थे। उसके बाद उन्होंने एक एलामिया जारी किया। उस एलामिया में, इस डिक्लेरेशन में जो पॉइंट्स लिखे थे कि मसले कश्मीर का, खास कर ये जो आर्टिकल 370 है उसकी एब्रोगेशन नहीं की जानी चाहिए, उसको इसकी मुखालिफत करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो स्टेट की तकसीम की मुखालिफत करते हैं। तो उसके बाद 5 अगस्त को जो वाक़यात हुए वो सबके सामने आया है। तमाम लीडर्स को डिटेंशन में लिया गया, और उसके साथ साथ जब ये सब चीज़ें हुई, फिर इस साल जब तमाम लीडर्स बाहर आए तो एक बार फिर ये बैठे और उन्होंने इस गुपकार डिक्लेरेशन को एक शक्ल दी, एक हैयत की शक्ल दी, एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दी, और एक अलायंस बनाया, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पे। और इन्होंने कश्मीर में गुफ्तगू की, बातचीत की, और जम्मू और कश्मीर की जो रियासत की पोजीशन और खुसूसी हैसियत की बहाली का एक बार फिर इन्होंने इस सिलसिले में सियासी जिद्दोजहद का आगाज करने का आज़म दोहराया, इरादा किया। और इस सिलसिले में इन्होंने अपनी तमाम तर मीटिंग्स होने के बाद वैली में जो पहला विजिट था वो इन्होंने करगिल का किया, और करगिल में लोगों ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। और यहाँ हमारी जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इनकी बातचीत हुई, और इस बातचीत में जो हमारे मुश्तरका मसाइल निकले वो यही कि हम सब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ है। हम किसी भी तरीके से अपने स्टेट के बाइफर्केशन के खिलाफ थे, और हमने कभी इस बाइफर्केशन को तस्लीम नहीं किया। और इस सिलसिले में करगिल में इनको ये जवाब मिला कि कारगिल के लोग भी जो है वो आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के खिलाफ हैं, और रियासत की तकसीम के खिलाफ हैं, और हम अपने रियासत की बहाली चाहते हैं और आर्टिकल 370 और 35A की बहाली चाहते हैं। ये हमारे कारगिल में जो
मुख्तलिफ पार्टीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के इश्तराक से जो प्लेटफॉर्म बनाया गया कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया। तो अगर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन पीपुल्स अलायंस के साथ उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों में हमारे मुश्तरकात है कि हम भी आर्टिकल 370-35A की हिमायत करते हैं, उसके रेस्टोरेशन की और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात करते हैं। ये भी अलग बात है कि हमारे इलाका द्रास में जब ये लोग आए तो उस वक्त पूरी तरीके से गुपकार अलायंस को वेलकम किया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया उनके इनिशिएटिव को, और काफी बिल्कुल वालिहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। इस सिलसिले में लेह के लोगों का क्या रुख है? लेह के लोगों का, चूंकि करगिल और लेह दोनों लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है जो इस वक्त मौजूदा है, लेह के लोगों का क्या है? क्या वो लोग भी इसमें शरीक हुए या नहीं? अभी भी क्या उनका बीजेपी से प्यार बाकी है, जो बीच में जरा कमजोर नजर आ रहा था? अब क्या हाल है? देखिए, लेह में लीडर्स का शुरू से ही वो यूनियन टेरिटरी के सपोर्ट में रहे हैं, और जब यूनियन टेरिटरी का उन्होंने इस्तकबाल भी किया, काफी कुछ जश्न भी मनाया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि अब जो है ये हमारे सेफगार्ड्स हमसे छीन लिए गए हैं, अब हमारा कुछ भी जो है वो सिक्योर नहीं है, ना लैंड है, ना जॉब है, ना हमारा फ्यूचर सिक्योर है। जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन थी वो भी खत्म हो गई, और अब जो है लेह में एक रियलाइजेशन है सेफगार्ड्स को लेकर। अब चूंकि लेह लीडरशिप का की जो एपेक्स बॉडी है, वो जो लीड कर रहे हैं वो माजी में बीजेपी के साथ रहे लीडर्स हैं, और जो यूनियन टेरिटरी के सबसे बड़े सरे फिरिस्त के जो लीडर्स थे उनमें उनका शुमार होता है। तो जाहिर सी बात है वो यूटी स्टेटस को लेकर के वापस यू टर्न नहीं ले पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर आकांक्षाएं हैं, और उन आकांक्षाओं के चलते वो 6 शेड्यूल की डिमांड करते हैं। लेकिन कारगिल के लोगों का वाज़े मौक़िफ़ ये है कि हम यूनियन टेरिटरी के अंदर किसी भी तरीके का सेफगार्ड के हक में नहीं है, क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी है ये सेटअप ही हमारे को डिसएम्पावर करने को, इस रीजन को डिसएम्पावर करने के लिए दिया गया है, थोपा गया है, और यहाँ के कारगिल के लोगों ने, बल्कि कारगिल की वाज़े अक्सरियत ने इसको सिरे से मुस्तरद किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख में जो यहाँ बेचैनी जिस तरह की है, दूसरी तरफ एक पाकिस्तान के जो जेर इंतजाम है या ऑक्युपाइड या जो भी लफ्ज इस्तेमाल करे, वो अलग अलग सियासी वजह से अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह से यहाँ की आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहाँ प्रोविजनल स्टेट का दर्जा दिया गया है गिलगित बल्तिस्तान को, और वहां इलेक्शन भी हो रहे हैं। क्या वहां के लोग उससे मुतमईन हैं? आपके पास क्या खबरें हैं? और ये खुद अपने आप में मूव क्या भारत के इस फैसले के बाद इसी के असर के तौर पर, उसी के इम्पैक्ट के तौर पर इसे देखा जा सकता है? आखिर वहां क्या सूरत हाल है? आपके पास क्या खबर है? देखिए काज़मी साहब, थोड़ा मैं इस बारे में बताना ये चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला है, और पाकिस्तान पिछले 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को तब्दील नहीं कर पाया। लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के फेलियर की वजह से कहें या मैच फिक्सिंग की वजह से कहें, ये दो चीजें हो सकती हैं। या मैच फिक्सिंग हो सकता है कि कहीं ना कहीं मोदी और इमरान जो है वो एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग के साथ इस खित्ते के हालात को इन्होंने तब्दील किए हों, या ये मोदी सरकार का फेलियर है कि 70 साल बाद पाकिस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस को चेंज कर रहा है और इसको प्रोविजनल प्रोविंस बनाने जा रहा है, जबकि आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान मसले कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला है और अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो एक मुतनाज़ा हैसियत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान की अंदरूनी जहां तक सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं। 24 जो है वो निशस्तों पर इंतखाबात होंगे, 3 टेक्नोक्रेट होंगे, 6 खवातीन के लिए सीट्स रिजर्व हैं। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम नेशनल वहाँ की लीडरशिप है, मरियम नवाज कहें, इमरान खान कहें, अमीन गंडापुर कहें आप, या फिर बिलावल भुट्टो कहें,
हर कोई गिलगित बल्तिस्तान पे नजरें जमाए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ तक कि अदलिया ने भी नोटिस दिया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम नहीं चला सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ के अमीन गंडापुर हैं उन्होंने तो कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के से वापस जाएंगे ही नहीं, यानी वहाँ के अदालती निज़ाम का की क्या हैसियत है वो हमें मालूम हो रही है। जबकि यही अदलिया गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल लोगों को, सोशल एक्टिविस्टों पर शेड्यूल 4, नेशनल एक्शन प्लान, तरह तरह की ऐसे जो है वो काले कवानीन जो है नाफिज करती रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे पीएसए, यूएपीए और नाम निहाद तरीके से गैर कानूनी तरीके से लोगों को जो हिरासा करने का अमल है वो गिलगित बल्तिस्तान में जारी है। उसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में पैसे का खेल बिल्कुल खुलेआम चल रहा है, नजरियात की खरीदो फरोख्त हो रही है। यहाँ तक कि मैं हैरान हूँ कि जो दयामिर इलाका है वहाँ कलादम जमाते जो है, जो दहशतगर्द तंजीम है सिपाही साहबा की, उनके लीडर्स जो है उनको वहाँ लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ स्कर्दो साइड में, बल्तिस्तान साइड में मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो राजा नासिर साहब की पार्टी है वो जो है वो बाज़ाबिता तौर पर पीटीआई की मुहिम में मशगूल है। जबकि दूसरी तरफ खुद गिलगित बल्तिस्तान के जो अंदर के लीडर्स हैं जैसे मंजूर परवाना है, इससे जो नेशनलिस्ट लीडर हैं उनको इजाजत नहीं मिल रही है कि वो मुहिम चलाए और उनके ऊपर शेड्यूल 4 लगाया गया है। तहरीक इंसाफ चूंकि एक ऐसी जमात है पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जमातों को तोड़कर ये एक जमात बनाई गई है, बिल्कुल वही अमल जो है गिलगित बल्तिस्तान में दोहराया जा रहा है। और जो गिलगित बल्तिस्तान में इवन ये जो तहरीक इंसाफ से जो जुड़े हुए लोग थे है, उनको टिकट भी अभी मुझे नहीं लगता है जो माजी में इनके साथ जुड़े थे इनको मिल रही है। बट एक किस्म के इस अबूरी सूबे के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान की अंधाधुन लूटमार का सिलसिला हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजा शहबाज है वो खुद वहाँ की एक फाउंडेशन है राय फाउंडेशन जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा अहदा रखता है जो पीटीआई का ही खास बिल्कुल क्लोज बंदा है। ये राजा शहबाज जो है ये जस्टिस रहा है और जस्टिस शहबाज साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा जो है अदालती मजालिम किए हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान एक अहम खित्ता है जनाब, और ये जो ऐलान किया है इमरान खान ने अबूरी सूबे का, इस तरह के ऐलानात अगरचे माजी में भी हो रहे हैं लेकिन ये बड़ा हसास है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा रीजन है इस वक्त जहाँ रोजगार का कोई मौका नहीं है, जहाँ लोगों का फ्यूचर बिल्कुल इनसिक्योर है। रोजगार की तलाश में लोग पिशावर, रावलपिंडी और फिर कराची वगैरह जा रहे हैं, लाहौर वगैरह जा रहे हैं, जबकि पंजाबी पठान वगैरह आके गिलगित बल्तिस्तान में आबाद हो रहे हैं। और डेमोग्राफी चेंज करने की एक खुल्ला जो है सियासत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कुल्हाड़ी के दस्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, आपने डेमोग्राफिक चेंज की बात कही और ये भी कहा कि इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में हो सकता है कोई मैच फिक्स हो। आपको एक अंदेशा है, तो ये डेमोग्राफिक चेंज होने का सिलसिला तो यहाँ भी शुरू हो गया। यहाँ भी जो सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं, नेशनलिटी एक तरह की दी जा रही है जम्मू कश्मीर की, तो ये अब इसको थोड़ा सा और लार्जर उसमें मैं समझता हूँ, समझने की जरूरत है। इजराइल के ताल्लुकात हमारे यहाँ बाकायदा है और पिछले साल पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में इजराइल का एक हवाई जहाज आके उतरा, उसकी बाकायदा खबर खुद इजरायली अखबारों ने दी। ऐसा कहीं कहीं जिक्र होता है कि पाकिस्तान से भी शायद ताल्लुकात इजराइल के बनाने की तैयारी या कोशिश हो रही है, क्योंकि उसे यह समझना बहुत आसान है, क्योंकि जब सऊदी अरब उनके वकील के तौर पर सारे मुल्कों से कह करके इजराइल से ताल्लुकात बनवा रहा है, तो किसी ना किसी तरह हो सकता है, जिस तरह से इराक में भी एक खबर पिछले दिनों आई थी, इराक के मोबिलाइजेशन फोर्स के एक लीडर ने ईरान में आकर के कहा था कि इजरायली अमरीकी पासपोर्ट पर इराक आ रहे हैं, जा रहे हैं। हो सकता है इस तरह का पाकिस्तान में भी हो रहा हो और बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं। तो क्या ये डेमोग्राफी चेंज और सियासी स्टेटस की तब्दीली, यहाँ आर्टिकल 370 हटाना, उधर प्रोविजनल स्टेट बनाना, क्या ये सब कहीं कोई डायरेक्टर एक ही हो सकता है इस सब का, इस पूरी फिल्म का?
बहुत हद तक मुमकिन है कि डायरेक्टर हों एक ही, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को आपने समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो ये चीजें, जो वाकयात जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रोनुमा हो रहे हैं, कहीं न कहीं एक सिलसिले की कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँ कि यहाँ पे लोगों का जो सेंटिमेंट है, खासकर आप देखें कि 5 अगस्त के बाद ये हमें कहा गया था कि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। सबसे पहली चीज ना, कश्मीर के अंदर के हालात ठीक हैं। वहाँ आए रोज हम देखते हैं इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं, मिलिटेंसी जो है वो पीक पे जा रही है। दूसरी तरफ चीन, जो इस मसले का दूर दूर तक भी कहीं फरीक नहीं था, अभी गुस्सा चला रहा है हमारी जमीन में तकरीबन, और ये कहा जा रहा है कि 1000 जो स्क्वायर मीटर से ज्यादा जो है हमारी जमीन पे चीन काबिज हो चुका है। और अब स्क्वायर किलोमीटर, जी 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 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जो बात हाँ। हो रही है कि वो आया हुआ है। और खासकर हमारे जो सीडीएस साहब ने अभी हाल ही में बयान दिया था, बिपिन रावत साहब ने, कि हमारे जो हालात चीन के साथ बहुत ही हसास हैं या पेचीदा हैं। तो इससे ये साबित होता है कि एक तरफ हमारे लोग, हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं 1 इंच का भी हम जमीन का जाने नहीं देंगे और एक एक इंच की हम दिफा करेंगे। यहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की। और दूसरी तरफ जो है वो आप देखेंगे कि हमारे सीडीएस साहब का भी बयान आ रहा है कि हालात बड़े हसास है। तो उससे ये बात अंदाजा किया जा सकता है कि इस खित्ते के हालात खासकर 4 अगस्त 2000 5 अगस्त 2019 के बाद ज्यादा हसास हुए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के मैनिफेस्टो को फिल करने के लिए हुआ है। न यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड किया गया, न यहाँ का जो आपसी ताना बाना था उसको मलहूज खातिर रखा गया। और इस वक्त गवर्नमेंट सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द पीपल, पीपल्स पार्टिसिपेशन और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के बगैर सारी बातें हो रही हैं। हमें एक यहाँ लद्दाख को तो लद्दाख की जहां तक आप सूरत हाल है तो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बन गया है यहाँ पे। अभी हमारे जो हिल काउंसिल के अंदर कहा गया था कि हिल काउंसिल ही है जो हमारा एक बड़ा डेमोक्रेटिक एक इलेक्टेड सेटअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अब एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के पीओसी सबको भी वापस लिया जा रहा है। और जबकि उनको कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पावर रखते हैं। सिर्फ हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को दो पीएसओ हैं, अदरवाइज जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हैं उनसे पीएसओ वगैरह ले लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको भी डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे रीजन को डिसएम्पावर किया जा रहा है। ये जो है खतरनाक की तरफ तवज्जो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गिलगित बल्तिस्तान की जहां तक बात करें, भारत सरकार की तरफ से भी हमेशा से ये बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ने कभी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में कोई बात नहीं की। वो कुछ अगर बात भी होती है तो पाकिस्तान के रिएक्शन में इंडिया का रिस्पॉन्स होता है, और फिर अगर दियामिर बादशाह डैम होती है तो उस पर थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन होता है। इसके अलावा वहाँ जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए हालिया दिनों हुंजा में काफी एहतजाज हुआ, तो उनकी कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। ना पाकिस्तान सरकार इस चीज को लेकर संजीदा है, और वहाँ की जो सरकार है मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान की जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके हवाले से बिल्कुल भी कहीं भी हमें संजीदा नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं उनको सप्रेस किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, और या फिर कोई भी खित्ता हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, पीपुल्स एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जिस तरह से मैं वापस आ रहा हूँ गुपकर अलायंस पर के एक लंबी डिटेंशन के लीडर्स को, और उसके बाद ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हुई। हम पत्रकार हैं, हम बहुत सी चीजों को समझते हैं, बहुत सी चीजें बोली नहीं जाती हैं लेकिन होती हैं। तो क्या ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज दोबारा शुरू हुई हैं, इसमें कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंसेंट ऐसा है कि आप एक मूवमेंट चलाओ,
उसके बाद हम शायद इसको वापस दें आर्टिकल 370 को या 35A को, या ऐसी सिचुएशन आप बनाओ ताकि हमारे लिए फेस सेविंग हो, या ये इसी तरह से एक मूवमेंट में उलझाए रखने की तैयारी हो। क्योंकि जो लीडर्स, मुझे याद है जब उमर अब्दुल्ला छूट करके आए थे तो उन्होंने उस दिन बिल्कुल सीधा-सीधा कहा कि आज कोरोना वायरस के अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना और हमें सबको एहतियात करनी है। तो ये एहतियात बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि ये सियासी दबाव में थी। तो क्या अब भी कोई नई दिल्ली से कोई इशारा ऐसा है जिसके नतीजे में ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं? क्या ये लीडर्स इतने लंबे डिटेंशन के बाद इनके अंदर वो विल पावर बाकी बची है कि वो वाकईन अपने लोगों के लिए काम कर रहे हो? इस वक्त कश्मीर की जो लीडरशिप है वो पावर पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, और सोचना भी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल है, पॉलिटिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। मसला जो है, मसला आइडेंटिटी का फंसा हुआ है, और यही वजह है कि तमाम तर सियासी अख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर ये लीडर्स एक पेज पे आ रहे हैं। रही बात दूसरी तरफ से कि भारत सरकार ने इनको कहा हो कि वो आप आए और एहतजाज करें, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है, और न ही खासकर इस सरकार से इस तरह की कोई उम्मीद की जा सकती है। आप बल्कि ये लोगों का एक किस्म का दबाव है। लोग जो है हर तरफ फेड अप है, और मैं कश्मीर अभी हालिया दिनों गया था, और जहां भी गया लोगों के अंदर एक मुसलसल गम और गुस्सा है। इवन करगिल जैसे इलाके में भी आप जहां जाते हैं लोग सिर्फ इसी बात को कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है, हमारे साथ बिट्रायल हुआ है। तो ये जो लीडर्स हैं उस गुस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सियासी मजबूरी कहें, अपनी जरूरत कहें, या फिर आप ये कहें कि लोगों के इंस्पिरेशंस कहें, या लोगों के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन कहें, आप जो भी नाम दें उसको, लेकिन कम से कम इस वक्त ये कश्मीर की यूनिटी जो है ये कश्मीर के लिए है, और खासकर कश्मीर की शिनाख्त और यहाँ की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए ये कोशिशें जारी है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह के आलमी हालात भी बन रहे हैं इस वक्त, और एक रियासत को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप जो है तजलील करके ज्यादा देर बंद नहीं रख सकते ना, बंदी बना सकते हैं। तो हालात एक से रहते नहीं है। 5 अगस्त के हालात आज नहीं है, हालात बदलेंगे, और इसी सिलसिले में ये लोग कोशिश कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ। और खासकर अब अमेरिकी जो इंतखाबात, खासकर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स जो है वो अपनी इमेज को थोड़ा बहुत बेहतर दिखाने के लिए भी जरूर इस बारे में आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे। मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन कोई तवक्का या यकीन नहीं है, लेकिन इस बात का अंदाजा है कि वो जरूर अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए इस बारे में बात करेंगे, और हालात में थोड़ा बहुत सुधार जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त दिया। बहुत ही गहराई से कुछ बातें हो गई, खासतौर पे गुपकर अलायंस के बारे में, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और जिस गहराई से आपने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लीडर्स, सियासी जो वहां पर ग्रुप्स हैं उनके बारे में, और उनके साथ कैसी ज्यादतियां हो रही हैं उसके बारे में भी आपने जिस गहराई से बताया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो हमारी सरकार के लिए भी, हमारे आम लोगों के लिए भी, सबके लिए काफी अहम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा खबरों के नजदीक ले जाया जाए और असल हालात से आगाह किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।